आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले लिनक्स के बारे में। लिनक्स एग्जैक्टली क्या है, रेड हैट एग्जैक्टली क्या है, किसका आप कोर्स कर रहे हो। लिनक्स एंड विंडोज ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, लिनक्स का हिस्ट्री हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 है, पहला यूनिट है जो कि लिनक्स के बारे में हमें समझना है। जिसका आप कोर्स कर रहे हो तो उसका कोर्स जो है आरएचएल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा कोर्स है जो कि 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। रेड हैट एक यूएस कंपनी है जी, ये सॉफ्टवेयर बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, क्लाउड सपोर्ट, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, तो इस तरह से ये कंपनी काम करती है। 1993 में रेड हैट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से लेके आज तक रेड हैट ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। फिर रेड हैट ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए तो उसके कोर्सेज भी डिज़ाइन किए, बिकॉज उन ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट भी तो होने चाहिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज कंपनी में काम करना है तो आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। इसीलिए रेड हैट ने बिगिनर्स के लिए सबसे पहला कोर्स यही डिज़ाइन किया है जो आप कर रहे हो। पहला कोर्स जो है वो है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये रेड हैट का पहला बिगिनर कोर्स है, जिसको RHCSA इस तरह से बोला जाता है। ये ऑफिशियल कोर्स है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, रेड हैट का पहला कोर्स यही है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको 2 बुक्स पढ़ाए जाते हैं। एक है RH124, RH का मतलब यहाँ पे रेड हैट होता है, एंड दूसरा जो है RH134, ये बुक के कोड है। मतलब 2 बुक्स, मतलब उसके कोड RH124, RH134। हालांकि इसको आप शॉर्टकट SA1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 एंड SA2 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2 इस तरह से भी बोल सकते हैं। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसका आपको एक टैग मिलता है जब आप इसका ग्लोबल एग्जाम देते हो। इसका एक एग्जाम होता है जो कि 3 घंटे का एक एग्जाम होता है, जिसमें आपको 300 में से 210 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। एग्जाम मोड जो होता है वो ऑनलाइन होता है। एग्जाम आपका प्रैक्टिकल बेस होता है, मतलब ऐसे ओरल, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, रिटन टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी एग्जाम है रेड हैट के वो सारे प्रैक्टिकल बेस होते हैं। आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं और वो टास्क को आपको कंप्लीट करना होता है। इंटरेस्टिंग एग्जाम होता है, प्रैक्टिस बेस, मतलब प्रैक्टिकल बेस एग्जाम होगा। इसका प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ मैं आपसे करवा लूंगा जब आप एग्जाम का बुकिंग करोगे। उसका कॉस्ट अलग होता है। आज का कॉस्ट 20,000 प्लस सर्विस टैक्स है। हो सकता है ये कल बदल जाए, तो ये वैरी होता है, तो फिर ये फिक्स मत पकड़ के चलो कि 20,000 प्लस सर्विस टैक्स। ये मैं आज का सेशन है तो आज के सेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देन तो ये पहला कोर्स है। अभी फर्स्ट बुक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चाहे तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा जिसमें ये हम क्या क्या कवर करने वाले सिलेबस। ठीक है, मोटा मोटा ये 14 यूनिट्स है जो कि हम कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक्स है, आपको लिनक्स का कुछ भी नहीं पता, ठीक है, इसके हिसाब से रेड हैट ने ये डिजाइन किया गया कोर्स है। हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, लिनक्स एग्जैक्टली क्या है, जो कि आज का सेशन होगा हमारा। फिर हम लिनक्स ओएस को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला यूनिट इंस्टॉलेशन वगैरह होगा, सेटअप कैसे क्रिएट करना है प्रैक्टिस के लिए वो हम देखेंगे। एक्सेसिंग द कमांड लाइन, लिनक्स कमांड से यूज किया जाता है, ग्राफिकल नहीं। मतलब कंपनी में जब आप काम करते हो, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, वहां पे कमांड से ही काम किया जाता है, ग्राफिकली नहीं। जैसे आज फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये सब ब्लैक स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां पे ग्राफिक नहीं, उनका क्लाइंट एंड ग्राफिक होता है जो कि हम यूज करते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप में। तो ये कमांड लाइन होते हैं, तो कमांड्स कैसे कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है उसका हम सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन कमांड कैसे चलाने, कुछ बेसिक कमांड जो है जो कि लिनक्स का ABCD है
वो कमांड्स को हम कवर करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो यूनिट नंबर 3-4 के अंदर हम कमांड्स देखेंगे। कमांड्स कैसे होंगे, जैसे कि मुझे सर्वर का डेट एंड टाइम चेंज करना है, सर्वर को कमांड लाइन रिबूट करना है, शट डाउन करना है, फाइल फोल्डर सर्वर पे कैसे बनाए जाते हैं, सर्वर पे फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट कट पेस्ट डिलीट कैसे करना है। जो एक्टिविटीज हम विंडोज में राइट क्लिक करके ग्राफिकली परफॉर्म करते हैं ना, ये सारे एक्टिविटीज हम कमांड से करने वाले हैं। विंडोज में जितने भी प्रैक्टिकल्स जो भी आज आप काम करते हो वो ग्राफिकली करते हो, यहाँ पे हम सब कुछ कमांड से करेंगे। तो ये पढ़ाया जाएगा आपको यूनिट नंबर 3 और 4 के अंदर। फिर यूनिट नंबर 5 जो होता है, जहाँ पे आपको एक एडिटर पढ़ाया जाता है। जैसे विंडोज में एक नोटपैड होता है ना, तो लिनक्स में एक एडिटर है जिसको हम सीखने वाले हैं। फिर आप बोलते हैं एडिटर तो हमें आता है, नोटपैड तो हमने कितनी बार यूज किया है, ठीक है, बट नहीं, ये जो एडिटर है ये ग्राफिकल नहीं है, कमांड लाइन एडिटर है। मतलब कमांड से किसी फाइल को कैसे ओपन करना है, उसके अंदर कैसे मॉडिफिकेशन चेंजेस करना है, उसके अंदर ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको लिनक्स में कोई प्रोग्राम कोड लिखना है तो उसके लिए ये एडिटर जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है एडिटर। ठीक है, एडिटर से ही फाइल को हम मॉडिफाई एडिट वगैरह कर सकते हैं। फिर विंडोज में जिस तरह से हम फाइल प्रोटोकॉल सर्च करते हैं, तो लिनक्स में भी कमांड लाइन फाइल प्रोटोकॉल कैसे सर्च करना है। सपोज एक आधा फाइल आप भूल गए तो उसको कैसे सर्च करना है, उसको कैसे रिकवर करना है, सॉरी रिकवर नहीं, फाइंड आउट कैसे करना है, वो हम कमांड लाइन डिस्कस करेंगे। सर्विसेज होते हैं लिनक्स में, अभी सर्वर है तो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्वर का काम क्या होता है, सर्विस देना। तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज होते हैं, तो सर्विसेज को सर्वर के अंदर कैसे मैनेज करना है। एक आधा सर्विस स्टॉप है तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट है तो मुझे उसको बंद करना है, रिफ्रेश करना है सर्विस को तो रिस्टार्ट कैसे किया जाता है। तो इस तरह के कुछ एक्टिविटीज है जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट में फिर हम ऑडिट करने वाले हैं सर्वर का, लॉग्स को एनालाइज करने वाले, लॉग्स को हम देखने वाले। लॉग्स मतलब एक विजुअल हिस्ट्री होता है, इवेंट का हिस्ट्री। कंप्यूटर में ना कुछ एक्टिविटीज होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, तो उन इवेंट्स का ना सिस्टम रिकॉर्ड करके रखता है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, फाइल के अंदर लिख के रखता है कि हाँ इस टाइम पे इस प्रोग्राम ने ये काम किया, ये एक्टिविटीज किया। बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं लॉग्स। अभी लॉग्स कैसे देखना है सर्वर पे, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर बैकअप कैसे लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बैकअप। आज के डेट में बैकअप होना जरूरी है। बैकअप नहीं है और गलती से एक्सीडेंटली आपसे डेटा डिलीट हो गया तो कहाँ से रिकवर करोगे आप। ठीक है, इसीलिए सर्वर का बैकअप कैसे लिया जाता है, सर्वर पे जो डेटा होता है उसका बैकअप एंड रिस्टोर, ये हम करने वाले हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन यूजर्स ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, यूजर्स को ग्रुप में कैसे ऐड करना है, ठीक है, उसको पासवर्ड पॉलिसी कैसे सेट करना है। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज होते हैं, इस तरह के एक्टिविटीज हम परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे। यूजर एक्टिविटीज, यूजर मैनेजमेंट, ये टॉपिक है इंटरव्यू के लिए एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर उन यूजर्स को परमिशंस कैसे देना है, परमिशन जो कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम परमिशन देते हैं, सिक्योर करने के लिए परमिशन देते हैं। तो यूजर के डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से, हैकर से, जो कि अनऑथराइज एक्सेस होता है, उससे कैसे सिक्योर करना है, वो हम परमिशन के अंदर देखेंगे। एसीएल परमिशन जो कि फिक्सिबल परमिशन होता है, तो उस वो भी टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर टूनडी एंड सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है लिनक्स में, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टूनडी जो कि सिस्टम का परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए एक नया कंसेप्ट या टूल इंट्रोड्यूस किया है रेड हैट ने, जो कि आरएचएल 8 वर्जन से आया है। और लिनक्स में सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको अभी गिनाए, ये सारे पहले बुक के अंदर है। ये सिलेबस आपका ऑफिशियल सिलेबस होगा, ना कि शॉर्टकट और या कुछ कटछाट है। जो दिया गया उसी को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा बुक है जिसको हम बोलते हैं RH134, जो कि SA2 है। फिर इसमें थोड़ा एडवांस होता है। पहले बुक में जो मैंने टॉपिक बताया ये बिगिनर्स के लिए होते हैं शुरुआत में, फिर धीरे धीरे फिर टॉपिक एडवांस तक जाता है, ठीक है। फिर ग्रेप कमांड जहाँ पे हम सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, मतलब फिल्टर लगाना है, कीवर्ड्स देना है, तो थोड़ा सा हम फिल्टर वगैरह कर सकते हैं। ग्रेप कमांड को हम सीखेंगे। सर्वर पे मॉनिटरिंग कैसे करना है, सर्वर मॉनिटरिंग, उसके लिए कुछ प्रोसेस किल कैसे करना है, प्रोसेस को कैसे देखा जाता है, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। स्केड्यूलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। स्केड्यूलिंग मतलब मुझे सपोज एक पर्टिकुलर टास्क करना है, एग्जांपल के लिए मुझे ना बैकअप लेना है, बट बैकअप मुझे ओनली सैटरडे टू सैटरडे लेना है, 9:30 एवरी सैटरडे
मुझे बैकअप लेना है, जिसको हम वीकली बैकअप बोलते हैं, वीकली लिया हुआ बैकअप, ठीक है। तो मुझे वो बैकअप लेना है, तो क्या पॉसिबल है कि हर रोज हम सेम, मतलब हर रोज नहीं, एवरी सैटरडे हम सेम टाइम पे बैकअप ले सकते हैं मैन्युअली? पॉसिबल ही नहीं। जैसे हमारा बैच 11:30 बजे होता है, क्या रोज शार्प 11:30 बजे स्टार्ट होगा? नहीं, कभी 5-10 मिनट हम लेट भी हो जाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन एरर्स होते हैं। कभी मैं जल्दी भी लिंक डाल देता हूँ आपको, कभी शार्प 11:30 बजे डाल दूंगा, कभी मैं लेट डाल दूंगा। तो ये ह्यूमन एरर्स होते हैं। उसी तरह से जिस दिन आपको बैकअप लेना है, उसी दिन आपको कोई काम निकल के आया तो आपने 9:30 को बैकअप नहीं लिया, तो आप शेड्यूल लगा के रखो। ऑटोमेटिकली एवरी सैटरडे 9:30 को वो कमांड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसको हम ऑटोमाइजेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा। पार्टीशन, स्टोरेज को कैसे मैनेज करना है। जैसे हम सी ड्राइव, डी ड्राइव विंडोज में बनाते हैं, तो लिनक्स में भी पार्टीशन कंसेप्ट होता है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन पार्टीशन कैसे बनाए जाते हैं, उसको डिलीट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर पार्टीशन का साइज फुल हो गया तो उसको एक्सटेंड कैसे करना है, बढ़ाना कैसे, कम कैसे करना है, उसके भी प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें एलवीएम, स्वैप, इस तरह के टॉपिक्स है। आईपी एड्रेस कैसे सेट करना है लिनक्स के अंदर, तो यहाँ पे हम सीखने वाले। नेटवर्किंग में ट्रबल शूटिंग हम करने वाले हैं। कुछ बूट इश्यूज आते हैं, तो बूट इशू कैसे रिजॉल्व करना है, इनकेस आपके भी केस में आपका मशीन सिस्टम बूट नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है। देन जो कि हमारा सुपर यूजर होता है, रूट यूजर, उसका ही पासवर्ड आप भूल गए, अभी लॉगिन कैसे करोगे, पासवर्ड ही आपको याद नहीं, तो उसको कैसे रिकवर करना है। ऐसे प्रैक्टिकल्स हम ट्रबल शूटिंग के अंदर करने वाले हैं। फायरवॉल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आपके नेटवर्क में आपके सर्वर पे आने के लिए, जाने के लिए ब्लॉक करना है, अलाउ, डिनाई करना है, किसी अनऑथराइज एक्सेस को डिनाई कैसे करना है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले। लिनक्स सेल स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे हम बेसिक ऑटोमेशन या स्क्रिप्ट या प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं। स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा ऑटोमेशन करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम बेसिक स्क्रिप्टिंग मतलब प्रोग्रामिंग यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो आखिरी वाले टॉपिक से फ्लैट पैक एप्लीकेशन, देन उसके बाद इमेज बिल्डर, स्टैटिस फाइल सिस्टम एंड एआई को कैसे यूज करना है, जो कि रेड हैट का एक एआई एजेंट है, एआई असिस्टेंट है, जो कि कमांड में ही आपको सारे आंसर वो लिख के देगा। आपको जो भी इश्यू आता है वो बस उसको पूछ लो, आपको आंसर लिख के देगा। तो इतना आसान हो गया। पहले हम गूगल पे जाके सर्च करते थे, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते थे, या अभी हम चैट जीपीटी पे जाके चेक करते हैं। टर्मिनल पे ही सर्च करो, क्वेश्चन एरर जो भी है उसको बोल दो, एक्सप्लेन कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो एक्सप्लेन कर देगा। तो रेड हैट का खुद का ये लाइट स्पीड नाम से एआई असिस्टेंट है। वैसे और भी एक टॉपिक जैसे कि आउट ऑफ बॉक्स होगा, तो चैट जीपीटी को टर्मिनल के अंदर कैसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं अलग सा सेशन सैटरडे संडे जब सेशन लेता हूँ ना, मैं उस टॉपिक में आपको बता दूंगा। अलग कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मुझे लगता है ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं ऐसे सैटरडे संडे कभी बैच लूंगा तो मैं उस आपको बता दूंगा वो टॉपिक्स। तो ये था सेकेंड बुक, और ये दोनों बुक्स मिलके फिर आपका पहला एग्जाम होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये दो बुक्स मिलके, हाँ। रेड हैट में फिर तीसरा सेकंड जो बुक, थर्ड जो बुक होता है वो है RH294, जो कि RSC नाम का कोर्स है। ये सेकेंड एग्जाम RSCE, पहला एग्जाम रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें दो बुक्स होते हैं। तीसरा बुक जो कि एक एग्जाम RSC रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, जिसमें आपको एनसिबल नाम का टॉपिक पढ़ाया जाता है। एनसिबल एक टूल है जो कि 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि ऑटोमाइजेशन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। बस इसको इतना ही समझते। अभी मेरे पास 1000 मशीन है, और 1000 मशीन के ऊपर मुझे कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। छोटा सा प्रैक्टिकल लेते, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है 1000 मशीन पे। तो आप क्या करोगे, मैन्युअली हर मशीन के ऊपर जाओगे और 1000 कमांड चला के वो फोल्डर बनाओगे। 1000 कमांड चलाने हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और यही काम मैं एक कमांड से कर दूं तो, और कुछ ही मिनट्स में कर दूं तो, वहां पे 2 से 3 घंटे लग रहे। 1000 कमांड चलाने हैं 1000, तब जाके वो टास्क कंप्लीट होगा। मैं एनसिबल के थ्रू एक ही कमांड चलाऊंगा और 1000 मशीन के ऊपर, 1000 मशीन के ऊपर वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और कुछ ही मिनट्स के अंदर। वो है एनसिबल। इससे हम घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। और आज के डेट में एम्प्लॉय स्मार्ट वर्कर्स होना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। आज इसीलिए कंपनी ऑटोमाइजेशन के ऊपर जा रही है।
और उन ऑटोमेशंस को मैनेज करने के लिए उनको इंजीनियर चाहिए। एंसिबल, जो कि हम पहले और दूसरे बुक में जो कि हार्ड वर्क करने वाले, वही काम हम एंसिबल के थ्रू स्मार्ट वर्क करके देखेंगे। थोड़ा सा कोड होता है, प्रोग्राम होता है, बट एकदम सिंपल होता है। ठीक है, उतना लिख दिया, एक कमांड चलाया, 1000 मशीन के ऊपर वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये है एंसिबल। और सेकंड जो है वो एंसिबल है। फिर मुझे एग्जाम जो है वो रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, ऐसे 3 बुक्स मिला के आपका ये कोर्स होता है, RSCA से RSCE। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ तक देखते हैं। आगे क्लाउड वगैरह आप करते हो तो क्लाउड का सिलेबस अलग है, जब मैं क्लाउड स्टार्ट करूंगा तो उसका सिलेबस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये RSCA और RSCE का सिलेबस है। तो फर्स्ट यूनिट लिनक्स का, जिसमें RSCA का पहला बुक है RH124, उसका फर्स्ट यूनिट है लिनक्स का इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। वो इसको कैसे इंस्टॉल करना है। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल हम इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूनिक्स 1969 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो कि 1969 में बनाया गया था। ऑलमोस्ट 50 साल हो गए आज की डेट में, हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50 साल से ऊपर हो चुका है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि ओपन सोर्स था। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मल्टी यूजर लॉगिन, मल्टीटास्किंग एंड नेटवर्क अवेयर था। आपको याद होगा मैंने नेटवर्किंग में बताया था 1969 में सबसे पहला नेटवर्क या सबसे पहला इंटरनेट आया जिसका नाम ARPANET था। और उस 2 कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट किया गया था, 2 कंप्यूटर को जब कनेक्ट किया गया था, तो 2 कंप्यूटर के अंदर जो मशीन OS इंस्टॉल किया गया था वो यही OS था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक नेटवर्क अवेयर था। नेटवर्क अवेयर, जिसको नेटवर्क समझ में आता था। उसके पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, बट वो ओपन सोर्स नहीं होते थे, वो नेटवर्क अवेयर नहीं होते थे, वो मल्टीटास्किंग नहीं होते थे, मल्टी यूजर लॉगिन नहीं होते थे। डेनिस रिची जो कि सी लैंग्वेज का फाउंडर है, डेनिस रिची एंड केन थॉमसन, इन दोनों ने मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो उनको 9 साल लग गए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। 1960 से शुरुआत किया था और फाइनलाइज कब हुआ? 1969 में। और ये सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट ने उसको यूज किया था, जो कि ARPANET प्रोजेक्ट में इसको यूज किया गया था। आज के डेट में भी यूएस गवर्नमेंट ये सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है यूनिक्स को, डिफेंस सेक्टर्स के अंदर, नासा के अंदर। हालांकि लिनक्स भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली बैंकिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर्स के लिए बनाया गया था उस टाइम पे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने नॉर्मल मशीन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स ही होने चाहिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मैक ओएस आप सिर्फ एप्पल के हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, वैसे ही कंसेप्ट समझो आप। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ये फाउंडर्स है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क अवेयर था, मल्टी यूजर लॉगिन था, मल्टीटास्किंग था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रा नेटवर्क इस तरह से भी बोला जाता था। यूएस गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सेक्टर के लिए सबसे पहले यूज किया गया था उसको, बाद में बैंकिंग सेक्टर में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो इंट्रा नेटवर्क से ही बाद में इंटरनेट ये वर्ड आया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फिर यूनिक्स में ही और एक नया डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम ब्रेकली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको BSD बोला जाता है। यूनिक्स का ही नेक्स्ट जनरेशन का अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया था जिसका नाम BSD। ये भी एक सिक्योर एंड सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1977 में इसको बनाया गया था। ठीक है, आज हम कंप्यूटर पे जो ग्राफिक देखते हैं, जैसे ये फोटोज आप देख रहे हो, ये इसके कारण, जिसका नाम है रिचर्ड स्टॉलमैन, फाउंडर ऑफ GNU प्रोजेक्ट। रिचर्ड स्टॉलमैन, इसने सबसे पहला ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ग्राफिकल, रिचर्ड स्टॉलमैन, फाउंडर ऑफ GNU प्रोजेक्ट। कब? 1983 में। 1983 से सबसे पहला ग्राफिक ये आया। नहीं तो आज भी हम कंप्यूटर पे ब्लैक स्क्रीन ही देखते जब इसने ये प्रोजेक्ट बनाया नहीं होता। ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटीज है वो सारे एक्टिविटीज हम कमांड से ही परफॉर्म करते हैं। बट आज आप कंप्यूटर पे जितने भी ग्राफिक देख रहे हो
तो इसने GNU नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था 1983 में। रिचर्ड स्टॉलमैन, जो कि इसका फोटो ये है, इसने ये बनाया था। तब से लेके ग्राफिक कंप्यूटर में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को भी उसने क्या रखा, ओपन सोर्स रखा। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स कोड जो होता है, उसके जो कोड लिखा जाता है, जो मेन कोड है, वो सबके लिए ओपन है। आप चाहे तो उसके अंदर R&D कर सकते हो, रिसर्च डेवलप कर सकते हो, एंड देन उसके हिसाब से आप स्टडी करके मॉडिफाई करके आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। दैट इज ओपन सोर्स। कुछ होते हैं ओपन सोर्स नहीं, जिसका सोर्स कोड वो आपको नहीं देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सोर्स कोड नहीं देता है, उसके सोर्स कोड में आप खेल नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो सोर्स कोड होते हैं वो, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मॉडिफाइड होते हैं। आपको प्रोग्रामिंग अच्छा खासा आता है तो आप सोर्स कोड के साथ मॉडिफिकेशन चेंजेस कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। दैट इज ओपन सोर्स, ठीक है। फिर 1985 में इंटेल ने सबसे पहला प्रोसेसर बनाया, माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया 1985 में। मतलब माइक्रो प्रोसेसर 1985 में इंटेल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। AMD ये भी एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाती है, और इंटेल जो कि दूसरा, दोनों कंपनी अमेरिकन कंपनी है। बाकी बहुत सारे कंट्री ने अपने अपने खुद के भी प्रोसेसर बनाए, बट सबसे बड़ी मतलब सबसे जो टॉप पे जो प्रोसेसर हम AMD और इंटेल ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसने जो रिलीज किया था 80386, ये नाम दिया था कोड नेम। बाद में उसी को फर्स्ट x86 माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से नाम दिया गया, और 32 बिट इंस्ट्रक्शन को ये सपोर्ट करता है। 32 बिट इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर आप बोलोगे 32 बिट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यूजर कंप्यूटर को एक टास्क दे रहा है। टास्क कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैं 1+1 कितना होता है, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 100 बिट्स का है, 100 बिट्स का। ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास जाएगा, और प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो प्रोसेसर बोलता है मैं सिर्फ 32 बिट इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता हूं, मतलब मेरे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो 32 के हिसाब से आएगा, 100 बिट एक साथ नहीं आएगा, या फिर 200 बिट्स है तो एक साथ नहीं आएगा। उसके काम करो, टुकड़े करो, कितने, 32 के हिसाब से। जैसे ये 100 बिट का इंस्ट्रक्शन 32 बिट के हिसाब से जाएगा, तो 32 ऐसा, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस करेगा, जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो भी आउटपुट का भी तो कुछ साइज होगा, तो वो जो साइज होगा तो वो भी क्या जाएगा, 32 के हिसाब से। मतलब प्रोसेसर जो हार्डवेयर है जो कि सपोर्ट करता था इंस्ट्रक्शंस के साइज, वो 32 बिट, बिट मतलब एकदम छोटा साइज होता, ठीक है। बीट, फिर बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, जीबी, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से काम कर। आज के जो प्रोसेसर है वो हमारे 64 बिट सपोर्टेबल है, मतलब 32 की जगह अभी 64 आ चुका है। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल ने बनाया, कब, 1985 में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट, फिर लिनक्स में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है 1991 में। 1991 जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो लिनक्स हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बट ये इजी वर्ड हो चुका है, लिनक्स को ओएस बोल दो। जिस तरह से मैं बोलता हूँ मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो कि गलत वर्ड है। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो सैमसंग का फ़ोन है, ओएस एंड्रॉयड है उसके अंदर, ठीक है। तो हम बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, बट ये गलत भी नहीं बोला जाता है। आपने बोला एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं तो नहीं बोलूँगा आप गलत बोल रहे, नहीं, हम समझ जाते हैं। उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप बोल भी देते हो तो भी सामने वाला आपको गलत नहीं कहलाएगा। बट एक्चुअल में लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट है जिसको कर्नल बोला जाता है। बट आप गूगल सर्च करो, चैट जीपीटी को क्वेश्चन करो तो आपको यही लिखा जाएगा, लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नहीं है। लिनक्स एक कर्नल है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट होता है। 21 साल के लड़के ने 1991 में ये कर्नल को डिजाइन किया गया था। हिंजिकी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लाइनेक्स टॉरवर्ड, फाउंडर ऑफ लिनक्स कर्नल, ये उसका फोटो, लाइनेक्स टॉरवर्ड,
ठीक है, जिसने ये कर्नल को डिजाइन किया, 21 साल के लड़के ने। आपको प्रोजेक्ट बनाना था ना कॉलेजेस में, वैसे तो हम परचेस कर लेते कहीं से, उसने खुद बनाया था प्रोजेक्ट। ये बनाया था जो कि यूनिक्स का जो कर्नल, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका जो सोर्स कोड था वो ओपन सोर्स था, उसने उसका सोर्स कोड का रेफरेंस लिया। देन जीएनयू प्रोजेक्ट जो कि ग्राफिकल, वो भी ओपन सोर्स था, उसका भी सोर्स कोड का रेफरेंस लिया, और ऐसा एक कर्नल को डिजाइन किया जो कि एक ही कर्नल ग्राफिक को और एज वेल एज सीएलआई को दोनों को सपोर्ट करे। मतलब इसने अलग क्या बनाया, पहले भी तो कर्नल था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, बट इसने अलग ये बनाया कि पहले वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, एक तो वो कमांड को ही सपोर्ट करते थे, उस कर्नल को एनवायरमेंट कमांड का ही पता था, ग्राफिक का नहीं। ग्राफिक तो 1983 में आया। जो रिचर्ड स्टॉलमैन ने जो बनाया हुआ ग्राफिकल ओएस था या कर्नल था, उसका जो सोर्स कोड था, उसको सिर्फ ग्राफिक पता था, उसको सीएलआई पता नहीं था। बट इसने क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ऐसा एक कर्नल बनाया जो कि ग्राफिक और एज वेल आई दोनों को सपोर्ट करता है, सीएलआई दोनों को सपोर्ट करता है। ऐसा कर्नल 1991 में बनाया, जो कि दुनिया का पहला ऐसा कर्नल था। 21 साल के लड़के ने बनाया था, जिसका नाम है लाइनेक्स टोरेंट, फाउंडर ऑफ लिनक्स कर्नल। ठीक है, जस्ट उसने ऐसे ही बना लिया था, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह करना है ऐसे, तो उसने कुछ सोर्स कोड को रेफरेंस में लिया था और अपना कोड लिखा। वैसे ये कोड जो लिखा था वो सिर्फ 9000 लाइन में लिखा था, याद रखना है, 9000 लाइंस, 9000 लाइंस का कोड, जो कि एक कर्नल, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, कर्नल होता है, उसका कोड लिखना सबसे डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उस कर्नल को हर एक एप्लीकेशन के बारे में बताना है, हर एक हार्डवेयर के बारे में उसको बताना है। जैसे किसी कंपनी में मैनेजर होता है, मैनेजर तो खुद काम नहीं करता है, बट हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज उसको होता है, और कौन से एम्प्लॉय से कितना और कब काम कर लेना है, ये सब कुछ मैनेजमेंट वही करता है। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कर्नल होता है, जस्ट लाइक मैनेजर जैसा, मैनेजर का काम करता है। ये काम खुद तो नहीं करेगा, बट सबसे काम करवा लेगा। बट हम क्या बोलते हैं, मैनेजर काम कर रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, कर्नल काम कर रहा है, बट एक्चुअल में वो काम करवा रहा है बाकी एप्लीकेशन से। ठीक है, तो ये कर्नल जो कि 9000 लाइन का बनाया था, आप प्रोग्रामर हो तो आपको पता होगा कि यार छोटा भी कोड लिखना है तो कितने लाइंस लिखने पड़ते हैं, तब जाके ये कोड बनता है, प्रोग्राम बनता है, एप्लीकेशन बनता है। इसने तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एकदम कोर लेवल जो कंपोनेंट्स है, वैसे अदर वर्ड में कर्नल को हार्ड बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये 9000 लाइन में डिजाइन कर दिया, जो ग्राफिक और एज वेल एज सीएलआई दोनों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और तब से लेके फिर आज तक हम लिनक्स कर्नल को हर डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं। फिर एक छोटे से छोटे गैजेट से लेके बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर तक लिनक्स से यूज हो रहा है। आप टीवी के अंदर जो एंड्रॉइड टीवी बोलते हैं, एंड्रॉइड फोन बोल रहे हो ना, उसके अंदर लिनक्स है। डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन में जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, उस वो लिनक्स बेस्ड डिजाइन किया गया। छोटे से छोटे गैजेट से लेके बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर में आप यूज कर सकते हो उसको। हाँ, वो लिनक्स छोटा लिनक्स है, हमारा लिनक्स है जो हम सीख रहे हैं। हम जो सीख रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर में जो ओएस होता है उसको सीख रहे हैं, ना कि वो डिश वॉशर में और वॉशिंग मशीन में जो छोटा मिनी ओएस है उसको नहीं सीख रहे हम। ठीक है, तो वो बेसिक एप्लीकेशंस है। ये तो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के अंदर जो सुपर, मतलब जिसको हम सर्वर ओएस बोलते हैं, उसको हम सीख रहे हैं। ठीक है, 9000 लाइन का कोड लिखा उसने, लाइनेक्स टॉर्वल्ड। फिर रेड हैट, इसने इसको हायर कर लिया। रेड हैट कंपनी था, कंपनी तब नाम पता भी नहीं रेड हैट था या फिर बाद में दिया गया, तो एक अमेरिकन कंपनी था, उसको हायर कर लिया इसको। ठीक है, और उसका जो सोर्स कोड था, मतलब कर्नल का, उसके अंदर और कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशंस के 15000 लाइन का कोड बनाया, और 1993 से रेड हैट कंपनी इंट्रोड्यूस हुआ, और तब से इसने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। तब से लेके आज तक रेड हैट ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जहाँ पे कर्नल लिनक्स यूज किया। आप उबंटू सुनते हो, उबंटू, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे कर्नल क्या है, लिनक्स है। अल्मा लिनक्स, रॉकी लिनक्स, फेडोरा, सेंटोस, काली लिनक्स, बैकट्रैक, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, साइंटिफिक लिनक्स, डेबियन लिनक्स, एंड्रयू, आईबीएम लिनक्स। जहां जहां लिनक्स ऑपरेटिंग लिनक्स को यूज किया गया है, उसको हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जहां जहां।
ऐसे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा है लिनक्स? 200 प्लस, 200 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स को यूज किया जा रहा है आज के डेट में। तो उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स तो क्या है? कर्नल है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट होता है। ठीक है, देन फिर हम कौन सा ऑपरेटिंग सीख रहे हैं जिसका कोर्स हम कर रहे हैं? इतने ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हो सर आप, 200 ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हो, फिर हम क्या 200 ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे? नहीं, 200 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। हम जिसका रेड हैट ने कोर्स डिजाइन किया है वो है RHL ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि रेड हैट का ये एंटरप्राइज प्रोडक्ट है, लाइसेंस प्रोडक्ट है ये। बाकी जितने भी मैंने आपको गिनाए हैं वो फ्री प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसका एंटरप्राइज एडिशन है RHL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और 10.0, अभी 10.1 भी आ चुका है। ठीक है, बट कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये सिर्फ रिलीज होता है, 1 की जगह 2 आ जाएगा। हाँ, जब 11 आएगा ना, 10 की जगह 11 स्टेबल वर्जन, तब डिफरेंसेस होंगे, बट अभी 4-5 साल ये नहीं आएगा, क्योंकि हर स्टेबल मतलब वर्जन आने के लिए 3-4 से ऊपर ही लगता है, 3-4 या 4-5 साल। ठीक है, ऐसा। तो ये RHL 10 के अंदर, जो कि लेटेस्ट OS है, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, RHL वर्जन 10। आपका एग्जाम भी जो होता है वो RHL वर्जन 10 के अंदर ही होगा, नए वर्जन के अंदर ये रहेगा। ठीक है, जिसमें हमें ट्रेनिंग करना है। तो व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स क्या है? लिनक्स जस्ट लाइक यूनिक्स जैसा ही है, ओपन सोर्स है। यूनिक्स जिस तरह से था उसी तरह से, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सोर्स कोड और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रेफरेंस लेके एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। लाइनेक्स टॉरबर्न ने बनाया, इसीलिए उसका फुल फॉर्म भी बोला जाता है लाइनेक्स प्लस यूनिक्स इज इक्वल टू लिनक्स। ठीक है, हम उसको लिनक्स सॉरी, हाँ लिनक्स बोलते हैं, उसका नाम है लाइनेक्स, लाइनेक्स प्लस यूनिक्स। हालांकि स्पेलिंग सेम ही है, सिर्फ एक्स लगा दिया गया आखिरी में, उसके नाम पे आखिरी में एस को हटा के एक्स लगा दिया, ये यूनिक्स का एक्स लगाया गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइनेक्स प्लस यूनिक्स, इस तरह से हम लिनक्स इस तरह से बोलते हैं। लिनक्स का सबसे पहला जो वर्जन बनाया गया था वो 0.01, मतलब लिनक्स कर्नल का जो वर्जन था, पहला वर्जन 0.01, ये कर्नल का पहला वर्जन था। तो लिनक्स इज अ कर्नल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, जो कि छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल, उसके अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, अभी डिफरेंसेस क्या है लिनक्स एंड विंडोज के बीच में? मतलब लिनक्स ही क्यों यूज करना है, विंडोज हम क्यों ना यूज करें? ठीक है, आज तो हम देखते तो घर घर के अंदर आपको विंडोज ही मिलेगा, एंड यूजर के पास विंडोज ही सबसे ज्यादा है, बट सुपर कंप्यूटर के अंदर आज देखा जाए तो 80% से ऊपर अभी लिनक्स को यूज किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर्स के अंदर, सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर। आज जितने भी वेबसाइट्स आप देखते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह, ठीक है, AI के चैट GPT ले लो, या फिर AI के जितने भी टूल्स एप्लीकेशन, वो सारे कहाँ पे है? लिनक्स के ऊपर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। ठीक है, तो उसके ऊपर है। तो डिफरेंस क्या है? लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स, विंडोज फ्री एंड ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज क्लोज बेस है, मतलब उसका जो सोर्स कोड होता है वो सबके लिए ओपन नहीं है, जो कि आप उसके अंदर R&D करके सर्च रिसर्च करके कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन कर लें, नहीं, विंडोज आपको नहीं देता है ऐसा, कॉस्टली है, फ्री में नहीं मिलता है। 80 से 90 हजार तक एक OS का कॉस्ट होता है। ठीक है, मतलब आपको विंडोज का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करना है ना, तो 80 से 90 हजार रुपये आपको देना है, मोटा मोटा 1 लाख रुपए देना है, ऐसा समझ लो। ठीक है, यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे जो OS है, जो मैंने आपको एंटरप्राइज एडिशन बोला, बाकी तो फ्री है, आपको उबंटू फ्री है, सेंटोस फ्री है, अल्मा लिनक्स, रॉकी लिनक्स, ये फ्री मिलेंगे आपको। बट RHL जो है, जिसका मेन प्रोडक्ट है, वो चार्जेबल होता है, बट 25 से 30 हजार रुपए आपको एक OS के वन टाइम देने होते हैं, बाद में सपोर्टिंग के चार्जेस देने होते हैं। बस आपको रेड हैट से सपोर्ट चाहिए तो सपोर्टिंग के चार्ज, पर उनको भी तो कमाना है, कंपनी ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ फ्री में दे देगा, तो कुछ भी उनको भी तो कमाना है, इसीलिए कुछ प्रोडक्ट जो होता है, मोस्टली तो प्रोडक्ट फ्री है, बट कुछ प्रोडक्ट के उसके चार्जेस, जैसे कि RHL के चार्जेस ले जाते हैं। इसमें जो फाइल के नेम्स होते हैं ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब फाइल फोल्डर का नेम जब आप बनाते हो ना, वो केस सेंसिटिव होगा। आपने कैपिटल लेटर बनाया तो एक्सेस करते समय कैपिटल ही देना पड़ेगा, विंडोज में ऐसा कुछ नहीं है।
कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर, आप स्मॉल भी लिखते हो तो वो ले लेगा, कैपिटल लिखते हो तो ले लेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। तो फाइल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। लिनक्स ये मोनोलिथिक कर्नल को यूज करता है एंड विंडोज ये माइक्रो कर्नल बेस्ड काम करता है या माइक्रो कर्नल को यूज करता है। तो ये पॉइंट याद रखना, लिनक्स मोनोलिथिक कर्नल से डिजाइन किया गया है। अभी ये मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल या माइक्रो कंसेप्ट क्या है जो मैं सेकेंड यूनिट में बताऊंगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली जब मैं कर्नल का टॉपिक बताऊंगा आपको, ठीक है। देन लिनक्स प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन विंडोज। विंडोज से कंपेयर करते हो तो लिनक्स एक मोर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, विंडोज में लिनक्स से लेस सिक्योरिटी होता है। लिनक्स एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आज के डेट में देखा जाए तो सबसे टॉप पे लिनक्स ही चल रहा है जो कि सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। लिनक्स एक स्टेबल भी है, सिक्योर भी है, मतलब इसमें इतने ऐसे टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, जिसकी मदद से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंटरनल भी और बाहर भी, मतलब जिसको आउटर सिक्योरिटी बोला जाता है। तो ये सिक्योरिटी ये लिनक्स के अंदर इस तरह के मैकेनिज्म्स है जिसके वजह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से सिक्योरिटी में सबसे टॉप पे आ रहा है, इसीलिए हर कंपनी उसको यूज कर रही है, बिकॉज आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेटा को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी मॉड्यूल्स होने चाहिए, सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तो लिनक्स में वो है इंटरनली, ठीक है। इसी लिनक्स सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स नाम से एक सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो कि यूएस गवर्नमेंट एंड एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन दोनों ने मिलके, मतलब उनके रिक्वेस्ट से रेड हैट ने ये सिक्योरिटी अपने ओएस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, और ये सिक्योरिटी कहीं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। इनहांस मतलब एडवांस, तो एडवांस लेवल पे। फिर आप बोलोगे यूएस क्यों बता रहा है कि इस तरह का सिक्योरिटी बनाओ, बिकॉज यूएस में नासा के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा ओएस यूज होता है ना वो लिनक्स यूज होता है, इसीलिए एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो कि यूएस का और रेड हैट ने दोनों ने मिलके ये पॉलिसी डिजाइन किया था। आरएचएल वर्जन 5 वर्जन जब था तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, मुझे याद है 2005 के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एसी लिनक्स कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये एसी लिनक्स सिक्योरिटी इनहांस की वजह से ये सिक्योरिटी और ज्यादा इनहांस हो चुका है लिनक्स के अंदर, इसीलिए इसके अंदर वायरस का भी इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होता है। मतलब मैंने ये 15 साल से मैं लिनक्स में हूँ तो मैंने आज तक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस नहीं देखा। अब चलो चलो वायरस की वजह से मेरा मशीन करप्ट हो गया, नहीं, विंडोज में तो मुझे 6 महीने में 2 बार फॉर्मेट करना पड़ता है वायरस के कारण, ठीक है, इसीलिए इसको वायरस प्रूफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं लिनक्स ना वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि नहीं, गलत है। आज के डेट में ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो कि वायरस फ्री है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस होता ही होता है, वायरस प्रूफ है। आज के डेट में देखा जाए तो एक नंबर निकाला गया कि 60 to 65 वायरसेस लिनक्स के अंदर है, नंबर, परसेंटेज नहीं बता रहा हूं, नंबर बता रहा हूं, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, बट रिकॉर्ड किया गया 60 to 65 वायरस लिनक्स के हैं। विंडोज में तो आपको बताया वायरस का कितना टेंशन है, कोई डाउनलोड कर लिया फाइल आ गया, वायरस आने का सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेट है, ठीक है, या फिर कहीं पेन ड्राइव से आप लेके आते हो, कहीं डेटा से आप वो लेके आते हो, ठीक है। वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम, वायरस इज अ प्रोग्राम, जैसे वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जैसे वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है आपके फाइल को इन्फेक्शन लगा देता है। कैसे, चलो उसको समझते हैं। आपने इंटरनेट से एक फोटो डाउनलोड किया, फोटो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ऑलरेडी इस फोटो के अंदर किसी ने इंजेक्ट करके रखा है वायरस, उसको इंजेक्ट अटैक बोला जाता है। एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ इंजेक्ट कर दो, और उसने क्या किया, एक कोड इंजेक्ट कर दिया जो कि वायरस का कोड है, वायरस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। मोस्टली वायरस .exe होते हैं एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। अभी हमने इंटरनेट से अपने लैपटॉप पे इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, और ये फाइल आ गया यहाँ पे। अभी नए वायरस इतने स्मार्ट है कि जैसे वो सिस्टम पे बैठ गए, मतलब स्टोर हो गए, खुद ऑटो रन हो जाता है। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था, जैसे वो इमेज हमने डाउनलोड किया और जब तक हम उस इमेज को डबल क्लिक करके ओपन ना करें तब तक वायरस एग्जीक्यूट ही नहीं होता था। वायरस इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम रन करने के लिए उसको रन तो करना पड़ेगा डबल क्लिक करके। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मतलब इसके अंदर जो इंजेक्ट किया हुआ प्रोग्राम है वो भी तो रन हुआ,
और रन हुआ तो फिर वो एक्टिव हो गया, और फिर एक एक फाइल को इन्फेक्शन लगाता। फिर एक फाइल को इन्फेक्शन लगा दिया, करप्ट कर दिया उसने, फाइल को डिलीट कर दिया, करप्ट कर दिया, कुछ भी कर सकता है वो, जैसे डिजाइन किया गया वो कोड उसके हिसाब से। कुछ वायरस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो फाइल को ही डिलीट कर देते, फोल्डर को डिलीट कर देते। कुछ वायरस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी को चेंज कर देते, फाइल फोल्डर का आइडेंटिटी चेंज हो गया तो जैसे हम डबल क्लिक करते उस फाइल के ऊपर तो आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क, गाइबरेज वैल्यूज वगैरह इस तरह से हैशटैग वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ आता है। कुछ वायरसेस क्या करते हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाते जाते हैं और आपके डिस्क स्पेस को यूज करते जाते हैं, सेम एज इट इज कॉपी दूसरा फाइल। ठीक है, ऐसा कुछ वायरसेस डिलीट कर देते हैं। तो हमारे टाइम हमें 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद हमें पता चलता कि अरे वायरस आ गया, सिस्टम स्लो चल रहा है, बिकॉज एक अकेला वायरस एक एक फाइल को इन्फेक्शन लगाता। आज का वायरस स्मार्ट है, आपने डाउनलोड किया, डबल क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। और जैसे वो ऑटो रन एप्लीकेशन हो जाता है तो वो अपने मल्टीपल क्लोन कॉपी बना लेता है। लेट्स से उसने 1000 क्लोन कॉपी बना ली, अभी 1000 वायरस मिलके अटैक कर रहे हैं आपके सिस्टम पे। तो सोच के देखो, 1000 एप्लीकेशन एट ए टाइम आपके लैपटॉप में चलने लगे तो आपका रैम का यूजेस कितना बढ़ जाएगा, सीपीयू यूजेस कितना बढ़ जाएगा। सीपीयू हाई यूजेस होगा, 100% टच कर जाएगा ये। इसीलिए हमको तुरंत समझ में आता है सिस्टम हैंग हो गया। ठीक है, और कभी भी वो सिस्टम बंद पड़ सकता है। और सिस्टम जब अचानक बंद पड़ जाता है, जिसको हम हार्ड शटडाउन या हार्ड रिबूट बोलते हैं, इसमें आपका मशीन करप्ट होने के चांसेस होते हैं। उसी को हम सर्वर, अभी सर्वर मशीन है तो सर्वर डाउन, सर्वर क्रैश इस तरह से बोलते हैं। आपका मशीन क्रैश हो गया, मेन फाइल सिस्टम को ही उसने डिलीट कर दिया ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया। नेक्स्ट टाइम बूट करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। आज के वायरस स्मार्ट वायरस है। ठीक है, तो फिर इसके लिए फिर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्कैन करता है, आपके डेटा को स्कैन करेगा। उसके पास एक डेटाबेस होता है, जितने भी वायरस का कोड है ना, आइडेंटिटी, वो सब उसको जानता है। और फिर वो स्कैन करता है और उसको दिखता है, अरे ये फाइल के अंदर जो कोड है और मेरे डेटाबेस में जो कोड है ना वो सेम है। अरे ये तो ये है, मतलब वायरस का कोई नेम होगा, तो फॉर एग्जांपल ये XYZ नाम का वायरस है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। और फिर दूसरा होता है, उसके बाद दूसरा डेटाबेस एंटीडोस, इस वायरस को, इस कोड को रिपेयर करने के लिए दूसरा कोड जिसको हम बोलते हैं एंटीडोस। ठीक है, और फिर आखिरी में आपको एंटीवायरस बताता है, मुझे ना इस फाइल में वायरस डिटेक्ट हुआ, रिपेयर करना है, डिलीट करना है, इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फिर आप डिलीट, रिपेयर जो भी बोलते हो, वो फिर उसको एंटीडोस से रिपेयर कर देता है। कुछ नहीं करता है, वायरस का जो कोड होता है ना, उसको नल किया जाता है, मतलब 0 0 किया जाता है। वायरस भी तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का कोड 0 0 कर दिया, जो कि 0 0 बाइनरी कोड होता है, उसको कर दिया तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। इस तरह से अभी आपका जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर 0 0 फॉर्मेट में। लेट्स से ये कोई डेटा है, अभी कुछ वायरस क्या करेंगे पता है, ये डेटा ना मतलब ये कोड एज इट इज नीचे लिख देंगे तो हमें डुप्लीकेट फाइल दिखते फिर, ठीक है, एक कोड और दूसरा कोड। ठीक है, कुछ वायरस क्या करेंगे, उस कोड को डिलीट कर देंगे, हम बोलते हैं यार वायरस ने फाइल डिलीट कर दिया। कुछ वायरस क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी उसका चेंज कर देंगे, कुछ चेंज कर दिया, अभी फाइल सिस्टम तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको नया आइडेंटिटी, उसके पास जो डेटा इंडेक्स में जो आइडेंटिटी है वो और ये मैच नहीं कर रहा तो गायबरेज वैल्यूज। कुछ वायरस क्या करेंगे, डॉट देके कुछ और लिख देंगे तो डॉट .exe बन जाते हैं फाइल। कभी आपने देखा है, एबीसी नाम का पहले से फाइल था, .exe दिख रहा है, अभी वायरस ने काम किया ऐसा। ठीक है, अभी लिनक्स में वायरस का इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है, सबसे पहले तो .exe लिनक्स में चलता ही नहीं, और मोस्टली वायरसेस क्या है, .exe है। .exe सॉफ्टवेयर आप लिनक्स में रन होगा ही नहीं, वायरस आ तो गया बट वो खुद रन नहीं हो रहा है। जब तक वो रन नहीं होगा तब वो अपना काम नहीं करेगा, प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है तो काम ही नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे फिर हाँ इसके लिए बच गया लिनक्स कि .exe है सॉफ्टवेयर, मतलब वायरस और लिनक्स में नहीं चलते इसलिए बच गया। फिर आप तो बोल रहे थे सिक्योरिटी है उसके अंदर, नहीं है, ऐसा तो नहीं। ये हमें पता है तो हैकर को भी तो पता होगा, या उसने भी तो इस तरह सा लॉजिक लगाया होगा। तो लिनक्स के भी वायरसेस है, जैसे मैंने बताया 60 to 65 वायरसेस है। इतना आसान नहीं होता लिनक्स के लिए वायरस बनाना, और बना भी लिया, वो आ भी गया तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैसे,
चलो वही एग्जांपल, अभी यहाँ पे विंडोज की जगह हम लिनक्स कंसीडर करते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आ चुका है, वायरस आ गया एक फाइल के साथ, ठीक है, इंजेक्ट होके आ चुका है हमारे फाइल के साथ। अभी लिनक्स में जैसे मैंने आपको बताया एसी लिनक्स नाम का एक सिक्योरिटी होता है, इनहांस सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और रेड हैट ने मिलकर ये बनाया है पॉलिसी, ठीक है। ओएस को और ज्यादा सिक्योर करो, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करता है, बाहर वाले सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाले अलाउ नहीं करता। अलाउ करना है तो उसके लिए रूल अपलोड करना होता है, तब जाके वो अलाउ करता है। अभी ये वायरस थर्ड पार्टी तो है, बाहर वाला सॉफ्टवेयर है, उसने डिटेक्ट किया यार इसके अंदर तो कुछ मुझे गड़बड़ दिख रहा है, तो उस फाइल को, जिस फाइल के अंदर वो गड़बड़ है, उस फाइल को वो क्वारंटाइन कर देता है, ठीक है। वैसे तो हमारे टाइम कोविड के बाद ये वर्ड आया, हम पहले जेल एनवायरनमेंट बोलते थे, चार भिंतीच्या आत, तिथे म्हणजे क्वारंटाइन, ठीक है। तो इस फाइल को क्या कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, मतलब इस फाइल से या उस फाइल से, मतलब फाइल के अंदर जो वायरस है उससे दूसरे फाइल को इन्फेक्शन अभी नहीं लगेगा, लग रहा है या लग गया तो उसी फाइल को लगेगा, बाकी को नहीं, ठीक है। इसीलिए लिनक्स सिक्योर हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। विंडोज में तो एक से चिपका दूसरे पे, दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसा तो कितने फाइल आपके करप्ट करती है। तो ऐसी लिनक्स जो कि सिक्योरिटी इनहांस, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, जिसके कारण आप लिनक्स के अंदर वायरस का कोई इंफेक्शन नहीं लगता है। इन्हें तो आज तक नहीं देखा लिनक्स में वायरस, ठीक है, आप भी नहीं देखोगे। वायरस प्रूफ बोला जाता है लिनक्स को, वायरस फ्री तो नहीं बोल सकते, तो बस लिनक्स के अंदर वायरस है बट वो इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और वायरस है तो बहुत कम है, नंबर्स में है। लिनक्स इज अ क्रैश प्रूफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इजीली क्रैश नहीं होता है। विंडोज इजीली क्रैश होता है, प्रैक्टिकल करना है तो लिनक्स और विंडोज का लैपटॉप लो, 3-4 बार ना शट डाउन कर दो, डायरेक्ट बटन प्रेस करो, हार्ड शट डाउन करो, देखो विंडोज करप्ट हो जाएगा, लिनक्स इतना जल्दी करप्ट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए लिनक्स को एक स्टेबल एंड क्रैश प्रूफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है। लिनक्स में जो यूजर होता है, सुपर यूजर, उसको रूट बोलते हैं, सुपर यूजर, और विंडोज में हम उसको एडमिन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नाम से होता है, ठीक है, सुपर यूजर। नेक्स्ट, लिनक्स में दो टाइप्स के डेस्कटॉप्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, दो टाइप्स के डेस्कटॉप आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डेस्कटॉप मतलब जो ग्राफिकली हम यूज करते हैं उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक डेस्कटॉप मिलेगा जिसको जीनोम डेस्कटॉप बोला जाता है, GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एनवायरनमेंट, जीनोम डेस्कटॉप, ठीक है। और एक होता है के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, KDE डेस्कटॉप बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस है कि जीनोम डेस्कटॉप एकदम बेसिक है, ठीक है, ग्राफिक वगैरह ज्यादा नहीं, बेसिक है। केडी में थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली ग्राफिक है, वहाँ पे थोड़े गेम वगैरह के सॉफ्टवेयर भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो वर्क स्टेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। केडी जीनोम एकदम बेसिक होता है। हालांकि ये दोनों डेस्कटॉप का हमारे लिए कोई काम नहीं है, बिकॉज हम दोनों डेस्कटॉप यूज नहीं करते प्रोडक्शन लेवल में। हम जो यूज करते हैं वो तो पूरा ब्लैक स्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है, ग्राफिक ना के बराबर ही होता है। कुछ ही सर्वर्स होते 1% जहाँ पे ग्राफिक होता है, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लिनक्स को पूरा ब्लैक स्क्रीन ही यूज किया जाता है। और सर्वर में ग्राफिक की जरूरत क्यों है, ग्राफिक आ गया मतलब रैम सीपीयू ज्यादा कंज्यूम करेगा, सर्वर का लोड और कम हो, मतलब सर्वर पे लोड बढ़ा देगा, परफॉर्मेंस कम कर देगा। इसीलिए लिनक्स को हमेशा कमांड लाइन ही यूज किया जाता है। कमांड लाइन है मतलब रैम कम, सीपीयू कम, बाकी एप्लीकेशन के लिए ज्यादा रैम ज्यादा सीपीयू मिलता है, परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है। सर्वर का परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, ग्राफिक नहीं। क्लाइंट का ग्राफिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट मतलब हम जो लैपटॉप डेस्कटॉप वहां पे ग्राफिक अच्छा लाना, हम ग्राफिकली के लिए, सर्वर ग्राफिक के लिए थोड़ी है, वो तो कमांड लाइन पे यूज किया जाता है। ओपन सोर्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसका जो सोर्स कोड होता है, एनीवन कैन यूज, स्टडी, मॉडिफाई एंड शेयर कर सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह चेंज कर सकता है। रेड हैट जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, इस तरह के सर्विसेज क्लाइंट्स को, मतलब कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। रेड हैट किसको सपोर्ट दे रही है, ये बैंकिंग को सपोर्ट दे रही है। ये जितने भी बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स है, ICI हो गया, SBI हो गया, उनके पास जो सर्वर्स है वो लिनक्स, ठीक है। रेड हैट और किसको सपोर्ट दे रही है, सीएट टायर कंपनी है फॉर एग्जांपल, महिंद्रा कंपनी है जो कार बनाती है, उनको सपोर्ट दे रही है। मतलब ये IT कंपनी इन दूसरे कंपनीज को क्या करती है, सपोर्ट देती है, ठीक है। या फिर एयरलाइन,
उनके जो सर्वर्स है वो लिनक्स के हैं, रेड हैट के, ठीक है। या फिर इंडियन पूरा रेलवे सेक्टर जो चल रहा है उसके सर्वर्स पूरे लिनक्स बेस्ड है। ये जो आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हो ना, वो उनका जो मेन सर्वर वो भी लिनक्स है। वो ग्रीन रेड येलो होता है ना, वो सब सर्वर लिनक्स पे ही चल रहा है। सेतु कार्यालय में जो भी मेन सर्वर्स है वो लिनक्स है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो मेन मशीन्स है लिनक्स है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर लिनक्स है। कोर्ट में जो सर्वर्स है ना, अभी पूरा ऑनलाइन हो चुका है, फॉर्म्स वगैरह, उनके जो बैकएंड के सर्वर्स है वो लिनक्स है। गवर्नमेंट सेक्टर भी इसको यूज करता है बिकॉज सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट डेटा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर ओएस लिनक्स। हाँ, एंड यूजर के लिए फिर विंडोज हम यूज करते हैं, बट मेन जो सर्वर्स होते हैं वहां पे लिनक्स यूज किया जाता है। तो रेड हैट इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से फेडोरा, सेंटोस, उबुंटू, आरएचएल, पपी लिनक्स, काली लिनक्स, एंड्रयू लिनक्स, डेबियन, ठीक है, के उबुंटू, बहुत सारे उबुंटू की इतनी है, के उबुंटू, एल उबुंटू, कुछ भी है वहां पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इतना भी सर्च करोगे ना चैट जीपीटी को या गूगल पे, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। बट हमारा कौन सा है, हम जिसका ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। उसको रेल इस तरह से बोला जाता है, RHEL, RHEL, सॉरी, EL, रेल, वर्जन 10, रेल 10, इसका हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन लिनक्स के बारे में। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट होता है जिसको हम कर्नल बोलते हैं। कर्नल डिटेल में हम यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में, हम इंस्टॉलेशन कवर करेंगे। इंस्टॉलेशन क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, उसका प्रैक्टिकल्स वगैरह मैं परफॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है।